अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, साइटोपैथोलॉजी के 20 एमसीक्यू हैं। बेसिक एमसीक्यू हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए इन पॉइंट्स के लिए। एमसीक्यू नंबर 1 देखें, बोथ हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया आर सीन इन। व्हाट इज़ हाइपरट्रॉफी, व्हाट इज़ हाइपरप्लेजिया? आपको पता है कि हाइपरट्रॉफी क्या होती है? जब सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है। हाइपरप्लेजिया सेल नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। हाइपरट्रॉफी की अगर मैं इंडिविजुअली बात करूँ, ये एमसीक्यू तो आपको ये पूछा गया है ना कि बहुत हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया एट अ टाइम एक जगह पे सीन हो रहे हैं, वो कौन सी बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ हाइपरट्रॉफी की, तो हाइपरट्रॉफी हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो लैक्टेटिंग ब्रेस्ट में हाइपरट्रॉफी हो रही होती है। स्केलेटल मसल फाइबर्स, जब बॉडी बिल्डर स्केलेटल मसल्स होते हैं जो उनमें हाइपरट्रॉफी की जा सकती है। लैक्टेटिंग ब्रेस्ट में सीन की जा सकती है। अगर हाइपरप्लेजिया की बात करते हैं हम, तो हाइपरप्लेजिया की एग्जांपल्स में आ जाती है ब्रेस्ट, लेकिन लैक्टेटिंग ब्रेस्ट नहीं। वो ब्रेस्ट जो ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्यूबर्टी के दौरान में जो डेवलपमेंट होगी, प्यूबर्टी टाइम पे ब्रेस्ट। तो हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी की ब्रेस्ट एग्जांपल को आपने क्लियर रखना है कि लैक्टेटिंग ब्रेस्ट को आप किस प्लेस कहाँ प्लेस करते हैं, हाइपरट्रॉफी में या हाइपरप्लेजिया में। ठीक है। और जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है प्यूबर्टी, उसमें वो हाइपरप्लेजिया होता है। ठीक है। उसके अलावा एंडोमेट्रियम में हाइपरप्लेजिया होता है, प्रोस्टेट में हाइपरप्लेजिया होता है। फिर आप कहते हैं BPH है, B9 हाइपरप्लेजिया की कंडीशन, B9 प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ठीक है। उसके अलावा लिवर सेल्स हाइपरप्लेजिया करते हैं जब आप हिपेटेक्टमी कर देते हैं। पार्शियल हिपेटेक्टमी के नतीजे में जो बाकी लिवर सेल्स रह जाते हैं वो हाइपरप्लेजिया कर जाते हैं। ठीक है। तो ये तो थी हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी अलग अलग। अगर हम बात करें ये कहाँ पे सीन हो रहे होते हैं दोनों, तो यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वहाँ पर जो प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस होता है वहाँ पे हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया एट अ टाइम मौजूद होते हैं। ग्रेविड यूट्रस। एमसीक्यू नंबर 2 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉमन साइट फॉर मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। तो मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन की साइड पे सीन नहीं की जा रही। पहले तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कैल्सिफिकेशन का। कैल्सिफिकेशन क्या है? पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन एबनॉर्मल टिश्यू डेपोजिशन होती है कैल्शियम सॉल्ट्स की, या फिर उसमें स्मॉलर अमाउंट्स में आयरन, मैग्नीशियम और दूसरे मिनरल सॉल्ट्स भी डिपॉजिट हो जाएं। इसको हम कहते हैं ये कैल्सिफिकेशन है। कैल्सिफिकेशन दो तरह की होती है, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है इसको आपने 3D से याद रखना है। मैंने आपको लेक्चर्स में भी यही बात समझाई है कि आपने 3D से याद रखना है, तो आप इजीली याद रख सकते हैं। डी मतलब डिस्ट्रॉफिक, डी मतलब डेड एंड डी मतलब डिसफंक्शनल। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन डेड सेल्स में होगी और उस ऑर्गन को डिसफंक्शन कर देगी, उस ऑर्गन की डिसफंक्शनिंग को कॉज कर देगी। ठीक है। तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन ऐसे याद रखनी है आपने। मेटास्टेटिक कैसे याद रखनी है? मेटास्टेटिक में सेल का कोई इशू नहीं होता, सेल लाइव होता है, लिविंग टिश्यू होता है। मसला क्या होता है? कैल्शियम, जो सीरम कैल्शियम लेवल है वो राइज कर जाता है। जबकि डिस्ट्रॉफिक में क्या था? डिस्ट्रॉफिक में टिश्यू डेड था, कैल्शियम जो था सीरम कैल्शियम लेवल वो बिल्कुल नॉर्मल था। ठीक है। और डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन डेड सेल्स में, डेड टिश्यूज़, नेक्रोसिस वाली साइड्स पे दिखाई देती है हमें। और इसकी एग्जांपल्स में एथ्रोमा वगैरह आप लोगों ने टॉप ऑफ द लिस्ट रखना है कि एथ्रोमा में डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होती है। रोमैटिक हार्ट डिजीज़ में कार्डियक वॉल्व में हो जाती है। एथ्रोमेटस प्लेक्स में होती है, मैंने आपको बताया है। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका एमसीक्यू है वो डिस्ट्रॉफिक का नहीं है, वो मेटास्टेटिक है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या क्लियर होना चाहिए? मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन की डेफिनेशन तो आप लोगों को क्लियर हो गई कि जिसमें सीन की जाएगी वो टिश्यू लिविंग होगा। सिर्फ इशू छोटा सा क्या होगा? छोटा तो नहीं, खैर इशू होगा क्या वहाँ पे? टिश्यू का नहीं, टिश्यू का इशू नहीं होगा, टिश्यू लिविंग ही है, डेड नहीं है। इशू सिर्फ ये है कि कैल्शियम सीरम, जो सीरम में कैल्शियम लेवल होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, एलिवेट कर जाता है, और इसमें कोई डिसफंक्शनिंग भी नहीं सीन की जाती। तो इसमें आप लोगों ने जैसे वहाँ पे डिस्ट्रॉफिक के लिए आप लोगों ने इसके ऑपोजिट वाला क्या याद रखा था? डिस्ट्रॉफिक, रोमैटिक हार्ट डिजीज, कार्डिक वॉल्स, एथ्रोमा में सीन की जाती है। मेटास्टेटिक कहाँ कहाँ, किन किन कंडीशंस में? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन, रीनल फेलियर, विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन, सार्कोइडोसिस, मिल्क अल्कली सिंड्रोम, मल्टीपल माइलोमा और बोन की जो मेटास्टेटिक ट्यूमर्स होते हैं उनमें ये सीन की जाती है। अब बात की जा रही है किन ऑर्गन्स में। जो आपको मैंने एमसीक्यू दिया है वो ऑर्गन वाइज कॉमन साइट कौन सी है? तो जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो लंग्स होते हैं। उसके अलावा किडनी, स्टमक, इन सभी ऑर्गन्स में मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन होती है। वो ऑर्गन्स जिनका एनवायरनमेंट अल्कलाइन होता है वहाँ पे मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन हो सकती है। ठीक है। तो किडनी,
लंग्स और म्यूकोजा यानी गैस्ट्रिक म्यूकोजा यानी स्टमक, तो इनमें तो हो जाती है, पैराथायरॉइड में नहीं होती। एमसीक्यू नंबर 3 देखें, रजल बॉडीज आर एक्यूमुलेशंस ऑफ, तो रजल बॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स की एक्यूमुलेशंस होती हैं, प्लाज्मा सेल्स में सीन की जाती हैं, मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन में हमें दिखाई देते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 देखें, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन इज सीन इन, जी तो अभी तो मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन 3D से याद रखेंगे आप। 3D मतलब डिस्ट्रॉफिक, डेड एंड डिसफंक्शनिंग, जहाँ पर भी डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होगी नेक्रोटिक सेल होगा, नेक्रोटिक टिश्यू होगा, डेड टिश्यू होगा और वो ऑर्गन डिसफंक्शनिंग कर जाएगा, ठीक है। एंड देन इसकी एग्जांपल्स कैसे याद रखनी है आप लोगों ने, कार्डियक वॉल्स यानी रोमेटिक हार्ट डिजीज़ के केस में एथ्रोमेटस प्लग्स बनते हैं जब तब होती है ये, और बाकी जो सारी एग्जांपल्स हैं, पेजेट डिजीज़, हाइपरपैराथायरॉइडिज्म, विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन, रीनल फेलियर, ये तो मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में होती है, क्योंकि ये सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें सेल्स टिश्यूज़ लाइव होते हैं, लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, लेकिन जो कैल्शियम सीरम लेवल है वो इन्हांस हो जाता है, वो एलिवेट हो जाता है। एमसीक्यू नंबर 5 देखें, ब्राउन एट्रोफी इज़ ड्यू टू, तो ब्राउन एट्रोफी क्यों होती है, फैटी नेक्रोसिस की वजह से, जी नहीं, हेमोसिड्रिन की वजह से, लिपोफिस्किन की वजह से, सेरुलोप्लाज्मिन की वजह से। तो लिपोफिस्किन एक कंडीशन है, और सॉरी पिगमेंट है जो ब्राउन एट्रोफी को कॉज करता है। आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज इंडिकेटर ऑफ फ्री रेडिकल इंजरी, तो लिपोफिस्किन ही फ्री रेडिकल इंजरी का भी इंडिकेटर है, ब्राउन एट्रोफी के लिए भी है, और ये सिनाइल पिगमेंट भी है, विद एजिंग ये दिखाई दे रहा होता है आपको, ठीक है। हीमोसिड्रिन का जिक्र आप पढ़ते हैं जब हीमोसिडोसिस वगैरह के केस में पढ़ते हैं। फैटी नेक्रोसिस आप लोगों ने याद रखना है, ब्रेस्ट में होती है फैटी नेक्रोसिस और पैंक्रेटाइटिस के केस में, ठीक है। ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू नंबर 6 देखें, ट्रू अबाउट समोमा बॉडीज ऑल एक्सेप्ट, जी स्टूडेंट्स तो समोमा बॉडीज़ दिखाई कहाँ पे देती हैं, समोमा बॉडीज़ होती क्या हैं, आप लोग एक निमोनिक याद रखेंगे, मोस्ट, MOST मोस्ट, मोस्ट मतलब मिनेंजियोमा, O मतलब ओवरी का कार्सिनोमा, T S मतलब सलाइवरी ग्लैंड का कार्सिनोमा और T मतलब थायराइड का कार्सिनोमा। मोस्ट के निमोनिक से याद रखेंगे। इन चारों केसेस में, इन चारों जो ट्यूमर्स हैं इनमें समूह बॉडीज़ दिखाई देती हैं, इसके अलावा भी दिखाई दे सकते हैं लेकिन मेजरली यही पूछी जाती हैं, तो आप ये याद रखेंगे। तो अल्फ़ा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन सॉरी हमने यहाँ पे अल्फ़ा ऑप्शन नहीं चूज़ करनी क्योंकि यहाँ पे तो हमें गलत ऑप्शन चूज़ करने के लिए कहा गया ना। अच्छा जी, तो समोमा बॉडीज़ होती कहाँ कहाँ, ये तो आपको मैंने बता दिया। अब समोमा बॉडीज़ होती क्या, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आए तो ये कैल्शियम डिपॉजिट्स ही होती हैं, और जो अपीयरेंस होती है लेमिनेटेड अपीयरेंस या लेमिनेटेड कंसेंट्रिक वर्ल्ड अपीयरेंस होती है, जैसे घेरा होता है, एक घेरे के बाद दूसरा घेरा, उस तरह की इसकी अपीयरेंस होती है। और स्किन किन किन कंडीशंस में की जाती है, मेनिंजियोमास के केस में, सलाइवरी ग्लैंड के पेपिलरी कार्सिनोमास में, थायराइड ग्लैंड के पेपिलरी कार्सिनोमास में, और उसके अलावा कहाँ पर सीन की जाती है, ओवरीज के पेपिलरी कार्सिनोमास में, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। टेराटोमा में ये नहीं बनती समोमा बॉडीज़, और बाकी तीन बातें भी बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल फॉर ट्यूमर मेटास्टेसिस, ट्यूमर मेटास्टेसाइज करना चाह रहा है तो किस तरह से करेगा, क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंजियोजेनेसिस, वेजल फॉर्मेशन होगी तो रास्ता बनता जाएगा और ट्यूमर मेटास्टेसाइज कर जाएगा। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल्स, लिम्फोसाइट्स सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव सेल्स होते हैं और अगर हम लीस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल्स की बात करें तो वो मेगा कैरियोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स होते हैं। HMB45 इज़ अ ट्यूमर मार्कर फॉर, HMB45 ट्यूमर मार्कर है किसका, न्यूरोब्लास्टोमा का, न्यूरोफिब्रोमा का, मैलिग्नेंट मेलानोमा का या एंजियोसार्कोमा का। तो मैलिग्नेंट मेलानोमा जो मेलानोसाइट्स का ट्यूमर, स्किन ट्यूमर मेलानोमा होता है, उसका HMB45 एक ट्यूमर मार्कर है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कह लें या ट्यूमर मार्कर का MCQ कह लें, पूछा जाता है आपको S100 और HMB45, तो आपने याद रखना है S100 भी मेलानोमा का ही ट्यूमर मार्कर है, लेकिन वो एक सेंसिटिव ट्यूमर मार्कर है, जबकि जो HMB45 है ये एक स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर है। आपको स्पेसिफिक और सेंसिटिव का पता होना चाहिए। जो S100 है वो काफ़ी कंडीशंस में राइज हो जाता है, जैसा कि लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस, उस कंडीशन का भी ट्यूमर मार्कर S100 है। उसके अलावा शिमानोमास का भी ट्यूमर मार्कर S100 है। तो मतलब वो किसी एक जगह किसी एक का नहीं होकर रहता, वो मल्टीपल कंडीशंस हैं ऐसी जिनमें वो हमें राइज होता हुआ मिलता है। तो आपने याद रखना है कि HMB45 भी और S100 भी मेलानोमा के ट्यूमर मार्कर्स हैं, दोनों ही हैं, लेकिन एक सेंसिटिव है और एक स्पेसिफिक है। S100 की बाकी कंडीशंस भी आप याद रखेंगे।
MCQ नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट बैरेट्स एसोफेगस। तो इसकी स्टोरी तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई हुई है कि होता क्या है कि मुसलसल गर्ड रहने की वजह से गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर या डिजीज़ की वजह से क्या होता है बार बार रिगर्गिटेशन हो जाती है, फूड की स्टमक से फूड एसोफेगस में मूव कर जाता है, ठीक है। और जब वो फूड बार बार आता है तो उसमें वो एसिडिक फूड हो चुका होता है, स्टमक की पीएच और बाकी ओवरऑल पीएच डिफरेंट होती है, तो इसलिए अब एसोफेगस को थोड़ी प्रॉब्लम होती है उस फूड को अडॉप्ट करने में, या उस फूड को वापस जब वो रिगर्गिटेट करके आता है, फ्लो बैक करता है, रिफ्लक्स करता है, तो वो उसे प्रॉब्लम होती है एसोफेगस को, तो वो अपनी जो नेचुरल लाइनिंग है उसे चेंज कर लेती है कि स्क्वेमस से कोलमनर में। स्क्वेमस लाइनिंग उसकी नेचुरल लाइनिंग होती है और वो उसे चेंज कर लेती है कोलमनर में। तो ये क्या हो गया, बैरेट एसोफेगस हो गई। वो एसोफेगस नॉर्मल एसोफेगस नहीं है, उसने मेटाप्लेजिया कर लिया है। किस तरह से किया है, पहले स्क्वेमस लाइनिंग थी, अब कोलमनर लाइनिंग में चेंज हो गई है, तो अब वो क्या कहलाएगी, बैरेट एसोफेगस कहलाएगी, ठीक है। तो स्क्वेमस टू कोलमनर मेटाप्लेजिया, ये बिल्कुल ठीक बात है। बेटा ऑप्शन देखिए, कोलमनर टू स्क्वेमस, जी नहीं, तो पहले उसके कोलमनर नहीं होते, जो होते हैं पहले वो स्क्वेमस सेल्स होते हैं। अगर यहीं पे मैं आपको एक और एमसीक्यू क्लियर करूँ, कोलमनर से स्क्वेमस का एमसीक्यू आपको किसके लिए पूछा जा सकता है, तो जो लंग्स होते हैं स्मोकर्स के लंग्स, उनमें ये सीन होता है कि जो लाइनिंग होती है कोलमनर से स्क्वेमस में चेंज हो जाती है, जो स्मोकर्स होते हैं उनके लंग्स में, ठीक है। उसके अलावा एंडोसर्विक्स की भी आप याद रख सकते हैं, अगर आप याद रखना चाहें कि कोलमनर होती है नॉर्मली, बाद में वो रिप्लेस होकर चेंज हो जाती है। चार्ली ऑप्शन देखें, कॉज बाय एच पाइलोराई इन्फेक्शन, तो जी नहीं। बैरेट एसोफेगस का बैकग्राउंड अगर इसकी हिस्ट्री ली जाए तो मैक्सिमम टाइम्स गर्ड होता है। एच पाइलोराई कॉमनली सिंक किया जाने वाली चीज़ नहीं है इसमें कि एच पाइलोराई का इन्फेक्शन हुआ और बैरेट एसोफेगस हो गई, ऐसा नहीं होता। एच पाइलोराई ज़्यादातर गैस्ट्रिक कार्सिनोमास, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कॉज करता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की वजह बनता है, मतलब उनकी एटियोलॉजीज में आता है, लेकिन बैरेट एसोफेगस की एटियोलॉजी में ये नहीं आता। डेल्टा ऑप्शन देखें, डजंट इंक्रीज रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी, तो ऐसा तो नहीं है। जब मेटाप्लेजिया हो रहा है, लाइनिंग ख़राब हुई है, तो मेलिग्नेंसी भी तो हो सकती है। देखिए ना, अगर गर्ड था उसके बाद बैरेट एसोफेगस हो गई, और बैरेट एसोफेगस के बाद क्या हुआ है कि लो ग्रेड डिस्प्लेजिया हो गया, ठीक है। लो ग्रेड डिस्प्लेजिया के बाद हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया हो गया, और हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया के बाद एडिनोकार्सिनोमा हो गया। तो एडिनोकार्सिनोमा तो एक ट्यूमर ही है, मेलिग्नेंसी ही है एक तरह की, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये मेलिग्नेंसी के रिस्क को अफेक्ट नहीं करता या बढ़ाता नहीं है, ऑफ कोर्स ये बढ़ाता है। एमसीक्यू नंबर 11 देखिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट मार्कर ऑफ गिस्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर, तो इसका अप्रोप्रिएट मार्कर CD117 होता है, ठीक है। 34 भी हो सकता है सीके, लेकिन अप्रोप्रिएट पूछा गया तो आप अप्रोप्रिएट बताएंगे। वैसे CD34 हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स का ट्यूमर मार्कर, मतलब उनके लिए होता है, उन पे शो होता है। एमसीक्यू नंबर 12 देखिए, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गिस्ट, तो मोस्ट कॉमन साइट जो होती है गिस्ट की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर की, वो स्टमक होती है। ऐसे ही आपको सारी साइट्स का पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, वैसे तो उसकी काफ़ी साइट्स हैं, वो किसी एक जगह थोड़ी होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन अगर मैं आपसे कहूँ कोई एक चूज़ करे तो डीडीएनएम आप चूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए कहूँ कि मोस्ट कॉमन चूज़ करें, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, उसमें कोलोन हो रही होती है, रेक्टम हो रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे गिस्ट के लिए आप स्टमक याद रखेंगे। इन पैप स्मीयर एंडोसर्वाइकल सेल्स आर सीन ऑन लाइट माइक्रोस्कोपी, तो पैप स्मीयर में एंडोसर्वाइकल सेल्स जो होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप पे हमें होनीकॉम शीट्स और पिकेट फेंस अपीयरेंस, मतलब पिकेट फेंस पैटर्न में मिल रहे होते हैं। एमसीक्यू नंबर 14 देखें, मल्टी न्यूक्लिएशन मोल्डिंग ऑफ न्यूक्लियाई मार्जिनेशन ऑफ क्रोमेटिन इज सीन इन पैप स्मीयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, या इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो हर्पीज का जो इन्फेक्शन होता है उसमें हमें इस तरह की कंडीशन दिखाई देती है, मल्टी न्यूक्लिएशन दिखाई देती है, न्यूक्लियाई की मोल्डिंग दिखाई देती है, और क्रोमेटिन मार्जिन पे मूव कर जाता है। एमसीक्यू नंबर 15, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स, तो HPV सर्विक्स के कार्सिनोमा का सबसे ज़्यादा कॉमनली एसोसिएटेड एजेंट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर नॉट सीन इन नॉर्मल पैप स्मीयर। पैप स्मीयर के नॉर्मल सेल्स सुपरफिशियल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इंटरमीडिएट एपिथेलियल सेल्स होते हैं, एंडोसर्वाइकल एपिथेलियल सेल्स, बेसल सेल्स और पैराबेसल सेल्स। लेकिन कोइलोसाइट्स तो तब, कोइलोसाइटोसिस या कोइलोसाइट्स तो तब शो होते हैं जब इन्फेक्शन हो जाता है, लाइक एज HPV इन्फेक्ट कर चुके हैं तो ही कोइलोसाइटोसिस या कोइलोसाइट्स नजर आएंगे, नॉर्मल नहीं दिखाई देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एपिथेलियल सेल एबनॉर्मेलिटी इन सर्वाइकल स्मीयर। तो हाई ग्रेड का स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लेयंस का बनना ये एक तरह की अच्छी खासी और सीवियर वाली एबनॉर्मेलिटी कंसिडर की जाती है। MCQ नंबर 18 देखिए, बेस्ट टाइम टू डू पैप स्मीयर इन मेनोपॉजल फीमेल। अगर मैं यहाँ पे टाइम चेंज कर दूँ 30-35 ईयर्स कर दूँ तो फिर इस तरह की फ़ीमेल के लिए आपको टाइम का ख्याल रखना पड़ता है। आप यूँ कह लें कि ड्यूरिंग 2 वीक्स फॉलोइंग एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी प्रोलिफरेटिव फेज़ में हम करते हैं पैप स्मीयर इस तरह की फ़ीमेल का, ठीक है। लेकिन अब मैंने आपको कोई एज नहीं दी, मतलब 30-35 वो एज नहीं है, मेनोपॉजल फीमेल आफ्टर 45, तो फिर इतना कोई इशू नहीं होता, आप किसी भी टाइम कर सकते हैं क्योंकि हार्मोनल अब डिस्टर्बेंस इस तरह से नहीं होगी। MCQ नंबर 19 देखिए, पैप स्मीयर रिपोर्ट्स लो ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लेजन विद प्रोमिनेंट कोइलोसाइटोसिस, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो स्टूडेंट्स इस रिकॉर्डिंग से पहले जो एक और रिकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को शेयर किया, प्रीवियस रिकॉर्डिंग, उसमें मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिखाई थी, आपको फिगर के साथ दिखाया था कि कोइलोसाइटोसिस जब हुई होती है तो मोस्ट कॉमनली HPV का ही इन्फेक्शन होता है। ये हॉल मार्क है, आपने याद रखनी है बात। 20 MCQ विच ऑर्गन इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो कोलोन और रेक्टम मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में, ये ऑर्गन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इन्वॉल्वमेंट में। अच्छा जी, अब हमने साइटोपैथोलॉजी के 20 MCQ डिस्कस किए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें अब आपके पास क्या क्या कवर हो जाता है, पैप स्मीयर कवर हुआ है आपका, और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही आ जाते हैं। साइटो, अगर मैं सिर्फ साइटो की बात करूँ तो आपको बायोप्सी, FNAC और एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी और पैप स्मीयर, इस तरह की सारी जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे क्लियर होने चाहिए। साइटोपैथोलॉजी की बात करें तो फादर ऑफ साइटोपैथोलॉजी पेपिनिकोलाई, जॉर्ज पेपिनिकोलाई इज़ द फादर ऑफ साइटोपैथोलॉजी, और पेपिनिकोलाई स्टेन आप साइटोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सर्वाइकल साइटोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है।